So hi friends, welcome to Biostudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का. हमारा मिशन है कि आपको 90 अबव मार्क्स मिलने चाहिए और आपको ज़रूर मिलेंगे. चैप्टर नंबर 8 हमारा शुरू है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन. सो इसमें क्या हमारा शुरू है पार्ट नंबर 5. पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने अच्छे से अपलोड कर दिया है. आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लो, बिकॉज ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉलेज के बेस पर. उसके बाद इसका मार्क्स के बेस पे मीन्स आपके एग्जामिनेशन को अगर देखा जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. सो ऑल ओवर जो चैप्टर है उसका वेटेज ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा. चैप्टर 1 है लेकिन इसमें जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है. सो चैप्टर यहाँ पर पार्ट 5 हमारा शुरू है. पार्ट 4 डाले हैं, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4. उसके बाद ये पार्ट 5 है. सो पार्ट 4 तक आप पहले देखो, उसके बाद ये पार्ट 5 देखो, ये तभी आपको समझेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ तक ख़त्म किया था. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5. सो इस पार्ट में हमको पढ़ना है ब्लड वेसल्स. फर्स्ट हमारा टॉपिक होना है ब्लड वेसल्स. सो ब्लड वेसल्स क्या होती है? दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ये क्या है? तो ब्लड वेसल्स के टाइप होते हैं थ्रू विच द ब्लड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी. जिससे क्या होता है, तो ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है. सर्कुलेट मीन्स ट्रांसफर होता है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. ऑर्गन्स तक ट्रांसफर होता है बाय द ब्लड वेसल्स. एंड दीज आर द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो ब्लड वेसल्स कौन कौन से है? फिर आर्टरीज है, वेन्स है एंड कैपिलरीज है. ओके, एंड द स्टडी ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज एंजियोलॉजी. एंजियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स. इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, इसको रट लो. ओके, सो फर्स्ट होता है, फर्स्ट हमें पता है कि ब्लड वेसल्स में कौन कौन होता है. फिर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. सो फर्स्ट हम देखेंगे आर्टरीज क्या होता है, उसके बाद देखेंगे वेन्स क्या होता है एंड उसके बाद देखेंगे कैपिलरीज क्या होता है. सो फर्स्ट देखेंगे आर्टरीज. दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरीड द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी. सो हार्ट से वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी तक ट्रांसफर करता है ब्लड को, वो होती है आर्टरीज. And the arteries start as a large vessels as end in the fine capillary in the organ. So start कैसे होती है? large vessels. So बड़ी vessels से start होती है, लेकिन end कहाँ से होती है? fine capillary in the organ. organ के अंदर fine capillary होती है, मीन्स large होती है starting में, लेकिन ending में यहाँ पर small होती है, fine होती है, छोटी सी होती है. The arteries run usually deep inside the body and due to okay. So जो artery होती है वो क्या होती है? तो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ये क्या होती है? रन होती है, मीन्स बॉडी के अंदर रहती है. एंड डज नॉट पजेज वॉल इंटरनली. इसके अंदर वॉल्स नहीं होती. ओके, ये डज होगा यहाँ पर, यस यहाँ पर मिसिंग है. सो DOES डज नॉट पजेज वॉल इंटरनली. उसके अंदर वॉल नहीं होती, वॉल्स. एंड दे आर थिक. वो कैसे थिक वॉल है? वॉल्स एंड वॉल जो है, वॉल है इसकी लेयर है, लेकिन वॉल्स हमें पता है जो आउटर ब्लैक जो फ्लो होता है ब्लड का उसे रोकती है. हमने फोर्थ यहाँ पर पार्ट में देखा था वो. ओके, वो हो गए वॉल्स. वो इसके अंदर वॉल्स नहीं होंगे, मीन्स इसमें जो बैकवर्ड फ्लो को रोकने वाला कोई नहीं होगा, मीन्स वॉल्स नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर वॉल होंगे. थिक वॉल, मस्कुलर एंड इलास्टिक एंड नॉन कोलैपेबल. सो कोलैपेबल मतलब क्या होता है? उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो स्मॉल स्पेस के अंदर फोल्ड होकर रह सकते हैं, ऐसे उसे बोलेंगे कोलैपेबल. ओके, एंड दे कैरिड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजन है ऐसे ब्लड में. सो ऐसा ब्लड को ही वो कैरी करते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज. सो पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं. सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ओके, देन आर्टरीज डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म द आर्ट्रियोल्स. आर्ट्रियोल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज. सो आर्टरी जो होती है, आर्टरीज वो डिवाइड होके आर्ट्रियोल्स फॉर्म करती है. आर्ट्रियोल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड मीन्स अगेन एंड अगेन डिवाइड होके क्या करती है? कैपिलरीज फॉर्म करती है. ओके, सो ये हो गया आर्टरीज के बारे में. देन हिस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ आर्टरी. आर्टरीज की स्टडी करते हैं. आर्टरी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स. इसकी हिस्टोलॉजी क्या है? तो 3 लेयर से ये बनी होती है. सो फर्स्ट होती है यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना, देन होती है ट्यूनिका मीडिया एंड थर्ड होती है ट्यूनिका इंटरना. ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना, ये 3 लेयर्स है इसकी ब्लड वेसल्स की. सो जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये कैसे? इट इज आउटरमोस्ट लेयर, आउटरमोस्ट कोट फॉर्म बाय द फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू. फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और ये आउटरमोस्ट है, बाहर की. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्यूनिका एडवेंटिशिया. देन उसके बाद यहाँ पर जो ट्यूनिका मीडिया है, इट इज अ मिडल कोट फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स फाइबर
एंड इलास्टिक टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स फाइबर से बनती है ट्यूनिका मीडिया एंड विथ अ स्टैंड हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मीन्स क्या होता है, तो होता है कॉन्ट्रैक्शन, एंड वेंट्रिकुलर मीन्स वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब ये हाई प्रेशर को प्रोड्यूस करती है ट्यूनिका मीडिया। एंड ट्यूनिका इंटरना जो होती है ये क्या करती है, इट इज द इनर मोस्ट है। कैसे इनर मोस्ट, जो ट्यूनिका मीडिया है वो मिडल, एंड जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो आउटर मोस्ट बाहर की, ये मिडल की और ये इनर की अंदर की। ओके, एंड फॉर्म बाय द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंडोथेलियल सेल्स से बनती है एंड द एंडोथेलियल लाइनिंग इज इंटरनली कवर्ड बाय द शीथ ऑफ इलास्टिक टिश्यू। शीथ मीन्स लेयर। ओके, सो लेयर से ये बनती है। सो फर्स्ट में हमने देखा कि आर्टरीज क्या करती है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है एंड देन इट यूजुअली डीप इनसाइड द बॉडी के अंदर होती है एंड डज नॉट, इसमें वॉल्स नहीं होती, इंटरनली मस्कुलर होती है। ये सभी जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, देन आर्टरी डिवाइड होके क्या बनता है, आर्टिओल्स बनता है। आर्टिओल्स अगेन डिवाइड होके क्या बनता है, तो कैपिलरी बनती है, कैपिलरीज। ओके, ये हो गया आर्टरीज के बारे में। देन इसकी ये जो है 3 लेयर से बनी होती है, ये होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका यहाँ पर इंटरना। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर ब्लड वेसल्स के बारे में। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की है यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल की है यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया एंड नीचे की है ट्यूनिका इंटरना। ओके, ये है ल्यूमेन, इसके अंदर का जो हॉलो स्पेस है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। सो वेन के अंदर का ल्यूमेन आप देख सकते हो बहुत बड़ा है देन द आर्टरी। सो आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है देन द वेन, एंड कैपिलरीज का ये ल्यूमेन आप देख सकते हो। सो फर्स्ट में जो ल्यूमेन होता है वेन्स का इज ग्रेटर देन द ल्यूमेन ऑफ आर्टरी। सो जो ल्यूमेन होता है वेन का वो आर्टरी से ग्रेटर होता है। ओके, ये हो गया टीयर्स ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। सो अब देखते हैं वेन्स के बारे में। सो वेन्स, so these blood vessels carry the blood from the various parts to the heart. so various parts से लेकर हर्ट्स तक जो ब्लड को कैरी करती है वो होती है वेन्स, एंड जो आर्टरीज होती है वो हर्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को कैरी करती है। ये अपोजिट है उसके, वेन्स के, आर्टरीज के अपोजिट वेन। एंड वेन्स स्टार्ट एज अ फाइन कैपिलरी, ये फाइन कैपिलरी स्टार्ट होती है इन द ऑर्गन एंड एंड इन टू द लार्ज वेसल्स इन द हार्ट। लेकिन जो आर्टरीज थी वो स्टार्टिंग में लार्ज थी, एंडिंग में यहाँ पर छोटी थी। लेकिन ये स्टार्टिंग में यहाँ पर छोटी है, फाइन कैपिलरीज है, लेकिन एंडिंग में ये जो है यहाँ पर क्या है, तो लार्ज वेसल्स है। बिकॉज इसमें अपोजिट है ना, बिकॉज ये ऑर्गन टू हार्ट तक जा रही है, इसलिए ये फाइन से यहाँ पर लार्जर की तरफ जा रही है। वो क्या हो रही है, तो हार्ट से वो बॉडी पार्ट्स तक आ रही है, इसलिए वो लार्जर से यहाँ पर फाइन एरिया तक, फाइन यहाँ पर कैपिलरीज तक आ रही है। कौन, तो आर्टरीज। ओके, इसके अपोजिट वेन के। एंड द वेन्स रन सुपरफिशियली क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द स्किन। सो ये स्किन के सर्फेस के यहाँ पर क्लोजली होती है, वो होती है वेन्स। आर्टरीज वो अंदर होती है। एंड दे पोजेसेस द वॉल्स, इसमें क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करते हैं ब्लड का। इंटरनली एंड द रेगुलर इंटरवल्स वेन्स कैरी डीऑक्सीडेटेड ब्लड। वेन क्या कैरी करती है, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट एक्सेप्ट क्या है, तो पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सो जो वेन है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन एक को छोड़ के वो है पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उस तरह से यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरीज जो थी वो यहाँ पर डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती थी, और ये यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ओके, वेन्स आर द थिन वॉल, एक ऐसे थिन वॉल है, प्रैक्टिकली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब इलास्टिक नहीं है, नहीं, कोलेसिबल मीन्स ये बहुत बड़ी जो है, ये स्मॉल स्पेस के अंदर ये ऐसे यहाँ पर बैठ सकती है। उसके बाद हेंस शो द लो ब्लड प्रेशर, इसके अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन जो आर्टरीज है उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद ये हिस्टोलॉजी ऑफ वेन। सो हिस्टोलॉजी मीन्स उसकी स्टडी उसके अंदर की टिश्यू की। सो यहाँ पर जो वेन है ये आप देख रहे हो, ये जो है ये वेन का स्ट्रक्चर वो हमने पहले ही देखा, सिर्फ आप इसको एक बार फिर से मैंने एक बार डायग्राम इसको डाल दिए, इसको आप देख सकते हो कि इसमें आर्टरीज एंड वेन में यहाँ पर क्या चेंजेस है। ओके, सो ये हो गया वेन्स के बारे में। सो वेन्स में कुछ नहीं, सिंपल है, वेरियस पार्ट से बॉडी तक, हार्ट तक क्या करती है, ब्लड को यहाँ पर ट्रांसफर करती है। देन फाइन एज अ फाइन कैपिलरी वो स्टार्ट होती है एंड लार्ज वेसल्स इन हार्ट पे एंड होती है। एंड वो सरफेस ऑफ स्किन के यहाँ पर क्या होती है, तो सुपरशियली क्लोज होती है वो स्किन के। उसके बाद यहाँ पर इसको वॉल्स होते हैं रेगुलर इंटरवल्स के तरफ से इंटरनली,
वो रेगुलर मीन्स इंटरवल एक छोड़ के वहाँ पर वॉल्स होते हैं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक ही ऐसी है कि जो ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करती है, वो है पल्मोनरी वेन। ओके, देन थिन वॉल है एंड प्रैक्टिकली इनइलास्टिक है, कोलेसिबल है एंड हेंस शो द लो ब्लड प्रेशर। सो ये है हिस्टोलॉजी ऑफ वेन एंड वेन्स के बारे में। देन थर्ड यहाँ पर होती है, वो होती है कैपिलरीज। सो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक है, छोटी होती है ब्लड वेसल्स फ्रॉम फॉर्म्स तैयार करती है, क्या करती है, नेटवर्क अराउंड द टिश्यू एंड ऑर्गन। सो ऑर्गन एंड टिश्यू के अराउंड में नेटवर्क तैयार करती है, वो होती है कैपिलरीज। एंड द वॉल ऑफ कैपिलरी आर वेरी थिन होती है बहुत, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से ये बनती है, और वो सेल को हम बोलते हैं एंडोथेलियल, ओके, एंडोथेलियल सेल्स। एंड दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मेटाबोलिट्स इन बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड। टिश्यू एंड ब्लड के बीच में जो है मेटाबोलिट्स, उसमें एक्सचेंज में हेल्प करती है कौन, एंडोथेलियल मीन्स यहाँ पर कैपिलरी करती है, और ये मेडअप होती है सिंगल लेयर के एंडोथेलियल सेल्स से। सिंगल लेयर की जो सेल्स होती है उसे हम एंडोथेलियल्स बनते हैं, एंडोथेलियल से कैपिलरी बनती है। ओके, एंड वो एक्सचेंज में हेल्प करती है मेटाबोलिट्स बिटवीन द टिश्यू एंड ब्लड, हिंस कॉल्ड एज एक्सचेंज वेसल्स। इसको हम एक्सचेंज वेसल्स भी बोलते हैं कैपिलरीज को। ओके, सो कैपिलरीज आल्सो कॉल्ड एज एक्सचेंज वेसल्स, ये बात आप ध्यान में रखो। ओके, सो यहाँ पर पल्स रेट है, पल्स पॉइंट मतलब हम जो हमारा पल्स रेट होता है उसको हम नाप सकते हैं। ये एक फेशियल होता है, उसके बाद यहाँ पर टेम्पोरल है, देन कैरोटिड है, देन ब्रांचियल है, देन रेडियल है, देन यहाँ पर फीमेरल है, पॉप्लिटियल है, देन पोस्टेरियर है, देन टाइबेलियल है, एंड देन डार्सेलिस पेडिस है, टाइबियल। ओके, सो ये जो है यहाँ पर पल्स पॉइंट है, जहाँ से हम पल्स को नाप सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ब्लड प्रेशर, उसे बोलते हैं बीपी शॉर्ट में। ओके, ब्लड प्रेशर। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। सो ब्लड जो होता है वो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होती है वो कैरी करती है, जैसे कि आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई। सो ये ब्लड वेसल्स है, उसके ऊपर जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर। इट इज मेजर्ड बाय द स्पिग्मोनैनोमीटर, स्पिग्मोनैनोमीटर से ये मेजर किया जाता है। एंड इट इज यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम आर्टरीज। सो आर्टरीज, ये आर्टरीज से जो है मेजर किया जाता है स्पेशली ब्लड वेसल्स में से। ओके, आर्टरीज। देन आर्टरियल ब्लड जो प्रेशर होता है वो हम मेजर करते हैं, बिकॉज ये जो है मेजर करते हैं आर्टरियल का। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज कॉल्ड एज आर्टरियल ब्लड प्रेशर। सो जो प्रेशर होगा वो एक्सर्ट करेगी, जो ब्लड होगा वो एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, आर्टरी के वॉल पर, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टरियल ब्लड प्रेशर। सो प्रेशर ऑन द आर्टरियल वॉल ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल, तब जो होता है सिस्टोल, एंड इट इज सिस्टोलिक प्रेशर, वो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, उसे हम बोलेंगे एसपी। एंड फॉर अ नॉर्मल हेल्थी अडल्ट द एवरेज वैल्यू इज 120। सो जो सिस्टोल प्रेशर होगा किसका, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का, ओके, वो होगा 120 mmHg। जैसे कि बीपी, इसमें फर्स्ट सिस्टोल प्रेशर देन डायस्टोल प्रेशर, दोनों का सिस्टोल प्रेशर एंड डायस्टोल इसमें अपॉन में होता है। फर्स्ट मीन्स 120 एंड 80, 120 एंड यहाँ पर 80 mmHg होगा। ओके, सो 120 एंड 80 mmHg होगा ब्लड प्रेशर, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट होगा सिस्टोल प्रेशर, उसके बाद होगा डायस्टोल प्रेशर। ओके, सो सिस्टोल एंड डायस्टोल। सो ब्लड प्रेशर इज नॉर्मली रिटन एज 120/80, ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है mmHg। सो डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड एज पल्स प्रेशर। सो दोनों के बीच में का अगर डिफरेंस हम निकालते हैं तो उसे हम बोलेंगे पल्स प्रेशर। एंड नॉर्मली इज 40 mmHg, और ये दोनों के बीच में का अगर आप निकालोगे 120 - 80 तो ये आएगा नॉर्मल 40 mmHg। सो पल्स प्रेशर होता है 40 mmHg। सो डेरिवेशन फ्रॉम द नॉर्मल ब्लड प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेट माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। माल फंक्शनिंग मीन्स बोले तो अच्छी फंक्शन नहीं करता है। एंड इट मे बी ड्यू टू द हाई एंड लो ब्लड वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो ब्लड का वॉल्यूम अगर कम ज़्यादा होगा तो ये जो है माल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट हो सकता है। देन एरियल और आर्ट्रियल इनइलास्टिक एंड हार्डनिंग ऑफ आर्टरी। इसमें क्या होता है, आर्ट्रियल जो है वो इनइलास्टिक बन जाती है, इलास्टिक नहीं रहती, और जो आर्टरीज वो हार्ड बन जाती है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज उसे हम बोलते हैं। सो ये हो गया बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड क्या जो आर्टरीज होती है एंड वेन्स, और हम उसको बोलते हैं यहाँ पर ब्लड वेसल्स, उसके ऊपर जो है
प्रेशर को एक्सर्ट करती है और उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और नॉर्मल है 120/80 mmHg। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो वो हो गया 130, वो 130, एंड अगर 90 हो गया तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई है। अगर ये 160 हो गया तो हमारा ब्लड प्रेशर लो है। सो नॉर्मल क्या है तो 120/80 mmHg, ये आप ध्यान में रखो। उसके बाद जो एथेरोक्लेरोसिस है, सॉरी फर्स्ट है आर्टेरोक्लेरोसिस। एथेरो एंड आर्टेरियो दो होता है। फर्स्ट होता है आर्टेरोक्लेरोसिस, इसमें क्या होता है डिपोजिशन ऑफ फैट डिपॉजिट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज के अंदर, उसे हम बोलेंगे आर्टेरोक्लेरोसिस। एंड जो एथेरोक्लेरोसिस है इसमें क्या होगा तो रेनल डिसीज, जैसे कि इमोशनल इंड्यूस्ड हार्मोन्स चेंज, एबेसिटी ETC, इमोशन इंड्यूस्ड हार्मोन होगा। उसके बाद चेंज ओबेसिटी बोले तो हम फैट कम हो जाएगा, चेंज होएगा। एंड ETC ब्लड प्रेशर लोअर देन द नॉर्मल, दैट इज जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है हमें पता है कि क्या है 120 एंड 80, इसमें अब देखो कम हो गया है कि 90 एंड 60 हो गया। mmHg इज कॉल्ड एज द हाइपरटेंशन, सॉरी हाइपो मीन्स कम हो जाना एंड हाइपर मीन्स ज़्यादा हो जाना। सो हाइपोटेंशन जिसमें क्या होता है तो ये जो BP है उससे रिलेटेड डिसीज है जिसमें कम हो जाता है ब्लड प्रेशर, उसे हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। एंड द ब्लड प्रेशर हायर देन नॉर्मल, अगर ज़्यादा हो गया जैसे 120 एंड 80 नॉर्मल है, अगर 140 एंड 90 हो गया तो ये हो गया हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कम प्रेशर, हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा, नॉर्मल वैल्यू से अगर ज़्यादा BP ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसे बोलेंगे हाइपरटेंशन। सो वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्लड प्रेशर आर कार्डियक आउटपुट, जो है वो ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट देता है। अफेक्ट मिल तो बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पेरिफेरल रेजिस्टेंस ब्लड वॉल्यूम इफेक्ट करता है। देन लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये भी इफेक्ट करता है। उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी बोलो तो उसकी एबिलिटी ऑफ फ्लोइंग, सो जो यहाँ पर ब्लड है वो कैसे फ्लो हो रहा है वो भी क्या करता है तो ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट करता है। उसके बाद एज भी, कितने साल आपको हो रहे हैं, वो जेंडर भी यहाँ पर मीन्स मेल है कि फीमेल है वो भी इस पर अफेक्ट करता है। देन वेनस रिटर्न जो है स्लीप, वो भी इस पर अफेक्ट करता है। देन इमोशन, एक्सरसाइज एंड अनएक्साइटी, ये भी इस पर क्या करता है तो अफेक्ट करता है। सो आपको सिंपल में एक बात ध्यान में रखनी है, ये आर्टेरोस्क्लेरोसिस है, इसमें क्या होता है तो फैट डिपोजिशन ऑफ फैट हो जाता है आर्टरीज के अंदर। जो एथेरोक्लेरोसिस है इसमें क्या होता है रेनल डिसीज एंड इमोशनल इंड्यूस्ड हार्मोनल चेंज होता है। इसमें क्या होता है तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज कैसी बन जाती है तो हार्ड बन जाती है। कैसी बन जाती है हार्ड, ये बात आप ध्यान में रखो। इन एथेरोक्लेरोसिस आर्टेरो में क्या होता है तो डिपोजिशन ऑफ फैट होता है उसके अंदर, आर्टरीज के अंदर। जो नॉर्मल होता है 120 एंड 80 mmHg होता है, 120 एंड 80 mmHg नॉर्मल BP बोले तो ब्लड प्रेशर। और कम हो गया मीन्स 90 एंड पर 60 हो गया तो वो हो गया हाइपोटेंशन मतलब कम। एंड अगर ज़्यादा हो गया 140 एंड 90 वो हो गया हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा, हाइपोटेंशन मतलब कम इस नॉर्मल वैल्यू से 120/80 mmHg से। ओके, सो ये हो गया हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन, आर्टेरोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। और उसके बाद ये जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट है वो 5 लीटर है पर मिनट। 5 लीटर ब्लड हमारी जो हार्ट है वो 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, ये है कार्डियक आउटपुट। उसके बाद यहाँ पर होता है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करें। ओके, सो ब्लड प्रेशर को किस तरह से मेजर किया जाता है, उस मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्पिग्मो नैनोमीटर। क्या बोलते हैं उसको, स्पिग्मो नैनोमीटर बोलते हैं, जो ब्लड प्रेशर को यहाँ पर मेजर करता है कि कम है कि ज़्यादा है। So first the blood pressure is measured with the help of an instrument called as sphygmonanometer. So sphygmonanometer क्या करता है तो ब्लड प्रेशर को मेंटेन और उसको मेजर करने में, उसको यहाँ पर नापने में हेल्प करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ इनफ्लैटेबल रबर बैग। इसमें क्या है तो फ्लैटेबल रबर, इसमें क्या है तो बैग है, कफ कवर्ड बाय द कॉटन क्लॉथ, जो कफ है वो कॉटन क्लॉथ से कवर्ड है। ओके, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब्स। सो जो मर्क्यूरी मैनोमीटर होता है वो उसको क्या करता है ट्यूब के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। एंड ऑन वन साइड एंड द रबर बॉब ऑन द अदर साइड, एक साइड पे उसको मर्क्यूरी मैनोमीटर से कनेक्ट किया जाता है और अदर साइड से रबर बॉब से। ओके, रबर बल्ब से। रबर बल्ब जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रबर बल्ब और एक तरह से होता है मर्क्यूरी मैनोमीटर।
सो ड्यूरिंग मेजरमेंट ड्यूरिंग क्या होता है, द पर्सन इज आस्क अ लाई इन द स्लीपिंग पोजिशन, उसको स्लीपिंग पोजिशन में उसको यहाँ पर उसको बोला जाता है कि आप स्लीपिंग पोजिशन में यहाँ पर स्लीप हो जाओ, एंड द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस एट द लेवल ऑफ द हर्ट के लेवल तक वो यहाँ पर रखा जाता है, एंड द कफ इज टाइटली रैप अराउंड द अपर आर्म, जो अपर आर्म में हमारे हैंड्स है, सो अपर ओके, सो मसल्स के यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको कफ किया जाता है, उसको बांधा जाता है, इन्फ्लाटेड टिल द ब्राचियल आर्टरीज ब्लॉक, जब तक जो ब्राचियल आर्टरीज है वो ब्लॉक नहीं हो जाती तब तक उसको टाइटली बांधा जाता है, ड्यू टू एन एक्सटर्नल प्रेशर, देन द प्रेशर इन द कफ इज स्लोली लोअर्ड टिल द फर्स्ट पल्सेटाइल साउंड इज हर्ड। सो उसको कब तक यहाँ पर किया जाता है प्रेशर को, जब तक ये फर्स्ट जो है टिल फर्स्ट पल्सेटाइल, जो पल्स से साउंड आता है वो हमें यहाँ पर हर्ड मीन सुनाई नहीं देता तब तक। एट दिस मोमेंट द प्रेशर इंडिकेट इन द मैनोमीटर इज सिस्टोलिक प्रेशर, सो इस टाइम पे जो प्रेशर यहाँ पर हमें दिखता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो इसमें क्या किया जाता है, तो स्मिग्मो नैनोमीटर यूज़ किया जाता है, एंड इसमें वन टाइप मीन्स यहाँ पर एक साइड में रबर होता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर इसमें क्या होता है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी मैनोमीटर होता है, जिसके रबर बल्ब होता है दूसरे साइड पे। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर बाय स्पिग्मो नैनोमीटर। सो अब हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे हम बोलते हैं CAD, वो जो हमको पहले देखना है। अब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सो ये क्या है, एक कंडीशन इन विच अ फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस बोले तो कम हो जाना। सो जैसा कि नॉर्मल जो फ्लो होता है ब्लड का जो हार्ट की तरफ जाता है वो कम हो जाता है, मीन्स रिड्यूस हो जाता है, ड्यू टू कैसे रिड्यूस हो जाता है, किसकी वजह से रिड्यूस हो जाता है, तो ड्यू टू ब्लॉकेज इन द कोरोनरी आर्टरीज। सो कोरोनरी आर्टरीज के बीच में ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, एंड उसे ही हम बोलते हैं CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सो सिंपली कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या है, ये कंडीशन है इन विच क्या होता है, तो ब्लड के तरफ मीन्स यहाँ पर हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम यहाँ पर परसेंटेज में जाता है, बिकॉज उसमें ब्लॉकेज हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर, और उसको हम बोलते हैं CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज। दिन बात आती है तो कॉज की, कॉज मतलब कैसे होता है ये डिसीज, क्यों होता है, मीन्स ब्लॉकेज होता है, लेकिन कैसे ब्लॉकेज होता है, तो मेन इसका देखो आप इधर नीचे ये इसका क्लॉज है, ऊपर का कॉज कोरोनरी आर्टरी डिसीज में CAD का कॉज है। मेन कॉज इज एथेरोक्लेरोसिस। सो फर्स्ट हमने देखा था कि एथेरोक्लेरोसिस एंड आर्टेरोक्लेरोसिस। सो एथेरोक्लेरोसिस क्या है, तो डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लिनिंग ऑफ आर्टरीज। सो आर्टरीज के लिनिंग में लेयर में क्या होता है, तो डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस, जो फैट होते हैं फैटी सब्सटेंस जो होते हैं उसका डिपोजिशन हो जाता है, और उससे क्या होता है, तो ब्लॉकेज क्रिएट होता है, एंड उससे जो है हार्ट की तरफ जो ब्लड है वो सफिशिएंट अमाउंट में जाता नहीं है। सो उससे यहाँ पर CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज होता है, एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लग। क्या फॉर्म करेगा, तो प्लग, कौन, फैटी सब्सटेंस जो लिनिंग में डिपॉजिट होंगे किसके, आर्टरीज के, और एक प्लग फॉर्म करेंगे, एंड दैट डिक्रीज द डायमीटर। सो आपको पता है डायमीटर क्या होती है, सो ये यहाँ पर है मीन्स कोरोनरी आर्टरीज, इसके बीच में ये जो इसकी ये होती है डायमीटर, ये कम हो जाती है थोड़ी। ओके, सो ऐसा हम क्या बोलेंगे, ये ऊपर वाली एंड ये नीचे वाली, ऐसे इसके आर्टरीज कम हो जाती है। सो आर्टरीज मतलब उसका डायमीटर कम हो गया, तो डायमीटर कम हो गया तो उसका स्पेस कम हो गया, स्पेस कम हो गया तो उससे ब्लड कम जाएगा कि ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा, जिससे क्या होगा, तो ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा, जिससे ब्लॉकेज यहाँ पर क्रिएट हो गया है बाय एडिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लिनिंग ऑफ आर्टरीज। ओके, उसे हम बोलेंगे CAD, और ये इसका कॉज है। क्या है, तो फैटी सब्सटेंस लिनिंग में आर्टरीज के यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, एक प्लग फॉर्म करते हैं, प्लग, एंड डायमीटर वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, एंड रिजल्ट इन हार्ट मसल्स गेट। सो रिजल्ट क्या होता है, तो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो इन एक्यूरेट अमाउंट ऑफ ब्लड, उसके जो यहाँ पर मसल्स है हार्ट के, उसको ब्लड अच्छे से मिलता नहीं है, और सडनली हमारा हार्ट जो है वो वर्किंग स्टॉप कर सकता है। सो ये होता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज के अंदर, CAD के अंदर। ओके, देन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर हमको CAD मीन्स कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हो गया है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ द डैमेज ऑफ हार्ट, डिग्री मतलब कितना डैमेज हार्ट जो है वो कितना डैमेज हुआ है उस पर ये डिपेंड है उसके सिम्टम्स। मसल्स ड्यू टू द एब्स्ट्रक्शन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, ओके, कॉन्ट्रैक्शन होती है बिकॉज उसको सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड मिलता है नहीं, एंड द सिम्टम्स मे बी इन द फॉर्म ऑफ माइल्ड चेस्ट पेन। माइल्ड बोलो तो बहुत ज़्यादा, चेस्ट के अंदर पेन होता है,
वही इसका क्या है तो सिम्टम्स है, एंड उसको हम बोलेंगे एंजिना पेक्टोरिस। ओके, एंजिना पेक्टोरिस क्या है तो सिम्टम है किसका, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का। और एंजिना पेक्टोरिस क्या है तो माइल्ड चेस्ट पेन। ओके, माइल्ड चेस्ट पेन, चेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे हम एंजिना पेक्टोरिस बोलेंगे, वही सिम्टम्स है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, सिंपल में है। और हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक को क्या बोलेंगे अपन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोले तो हार्ट अटैक, वो किसका है तो यहाँ पर सिम्टम्स है कोरोनरी आर्टरी डिसीज का। एंड विच मे कॉज डेथ, एंड विच में बी कॉज डेथ, उससे क्या डेथ भी हो सकती है, ऐसा ये डिसीज है, कौन सा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सो ये हमने क्या देखा, फर्स्ट पे देखा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, उसके कॉजेज देखे, उसके सिम्टम्स देखे। ओके, सो कॉजेज हमें पता है कि इसका क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस होता है लिनिंग ऑफ आर्टरीज के अंदर, और प्लग टेयर होता है, प्लग, और वो क्या करता है डायमीटर को ल्यूमेन बोले तो क्या होता है आर्टरीज के अंदर का जो हॉलो स्पेस होता है उसको वो यहाँ पर घटा देता है, उसको कम करता है, एज रिजल्ट इन मसल अमाउंट ऑफ ब्लड, उसको ब्लड जो है कम अमाउंट में मिलता है। एंड इसका सिम्टम्स है एंजिना पेक्टोरिस, उसे हम बोलते हैं माइल्ड चेस्ट पेन, एंड हार्ट अटैक उसे हम बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जैसे कि हार्ट अटैक आ जाता है, बिकॉज हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड मिलता है नहीं तो हार्ट क्या करेगा तो अटैक आएगा, हार्ट अटैक। ओके, देन यहाँ पर जो सेकंड हमारा डिसीज है वो है एंजिना पेक्टोरिस। सो फर्स्ट हमने ऊपर में देखा था कि एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है तो माइल्ड चेस्ट होता है। ओके, सो एंजिना पेक्टोरिस क्या है, कंडीशन ऑफ चेस्ट पेन, इसमें क्या होता है तो चेस्ट पेन होता है ड्यू टू द इनएडवोकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द कार्डियक मसल्स। कार्डियक बोले तो एक ध्यान में रखो, कार्डियक बोले तो हार्ट की मसल्स को क्या होता है तो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड मिलता नहीं है, एंड वो क्या करती है तो पेन होता है, उसमें चेस्ट में पेन होता है, एंड उसे हम बोलेंगे एंजिना पेक्टोरिस। समझ में आएगा, एंजिना पेक्टोरिस किसे बोलेंगे। तो इसका कॉजेज क्या है, द मेन कॉजेज इज नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। नैरोइंग बोले तो नैरो मीन्स वो कम हो जाता है, उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, उसके अंदर का जो यहाँ पर ल्यूमेन है वो घट जाता है। एंड हार्डनिंग बोले तो वो हार्ड बन जाती है, वो सफिशिएंट अमाउंट में जो है वो मूव नहीं कर सकती, हार्ड बन जाने के यहाँ से क्या होगा तो उसमें जो है सफिशिएंट अमाउंट में। सो इसका कॉज क्या है तो मेन कॉज है नैरोइंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती है, हार्ड हो जाती है, एंड ड्यू टू एथेरो और आर्टेरियोक्लेरोसिस। एथेरो और आर्टेरियोक्लेरोसिस हमें पता है, एथेरोक्लेरोसिस में डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन द लिनिंग ऑफ आर्टरीज, एंड आर्टेरियोक्लेरोसिस में वो हार्ड बन जाती है। ये दोनों हमको पता है कि आर्थेरोक्लेरोसिस किसे बोलेंगे और आर्टेरियोक्लेरोसिस किसे बोलेंगे। देन अदर है इसका कॉज रॉन्ग लाइफस्टाइल, जैसे कि एक्सेस ऑफ एक्सर्शन, जैसे स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस है, एक्सेस ऑफ एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा काम करते हो, अगर रॉन्ग लाइफस्टाइल है तो भी इसका ये एंजिना पेक्टोरिस जो है मीन्स हार्ट में यहाँ पर आपको चेस्ट में यहाँ पर पेन हो सकता है, मतलब हार्ट के जो मसल्स है उसको इन एडवोकेट अमाउंट में ब्लड मिल रहा है, ये बात आप समझ लो। देन सिम्टम्स इसका क्या है तो सेवर पेन इन चेस्ट, देन कॉम्प्रेंशन ऑफ चेस्ट, कॉम्प्रेशन मीन्स वो कैसे कॉम्प्रेस हो जाती है, एंड द पेन इन टू द चेस्ट या नेक, सो नेक में भी यहाँ पर पेन होता है, लोअर जॉ, उसके बाद लेफ्ट आर्म, सो इसमें क्या होता है तो पेन होता है। सो ये हो गया यहाँ पर एंजिना पेक्टोरिस के बारे में। ऊपर हमने देखा CAD कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इंपॉर्टेंट है, 1 और 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए, ये कर लो कि ये जो है CET में इस पर जो है आपको क्वेश्चन डालेंगे, जरूर डालेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ये हो गया कोरोनरी आर्टरी डिसीज मीन्स CAD एंड एंजिना पेक्टोरिस। उसके बाद है यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट बोले तो क्या है, इट इज रिप्लेसमेंट। क्या है तो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है तो बदल दिया जाता है। अगर हमने कोई परचेस किया प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, हम क्या करते हैं अगर अच्छा नहीं लगा तो उसको रिप्लेस करते हैं, मतलब दूसरा ले लेते हैं। और हार्ट ट्रांसप्लांट में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है, सेवरल डैमेज हार्ट जो होते हैं, डैमेज हार्ट हुआ जिसका एक आधा पर्सन का अगर हार्ट डैमेज हो गया तो वो नॉर्मल हार्ट से रिप्लेस किया जाता है फ्रॉम द ब्रेन डेड और रिसेंटली डेड डोनर। सो कैसा कि ब्रेन डेड, उसका अगर ब्रेन डेड हो गया ऐसे आदमी का ले सकते हैं, या फिर रिसेंटली डेड डोनर। डोनर बोले तो जिससे हम हार्ट को ले रहे हैं वो बोल रहा है, उसको हम बोलेंगे डोनर। एंड वो अगर डेथ हो गई उसकी तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हार्ट को ले सकते हैं, एंड कॉल्ड एज हार्ट ट्रांसप्लांट, उसे हम बोलेंगे हार्ट ट्रांसप्लांट। ओके, सो ट्रांसप्लांट बोले तो क्या होता है तो रिप्लेसमेंट होती है हार्ट की। एक डेड आदमी का हार्ट जो है वो रिप्लेस किया जाता है, मतलब कि जो डेड आदमी है एक आधा उसके हार्ट को लिया जाता है, और जो आदमी नॉर्मल है लेकिन उसका हार्ट नॉर्मल नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाता है। एंड हार्ट ट्रांसप्लांट इज नेसेसरी इन द केस ऑफ पेशेंट विथ एंड स्टेज हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर की अगर आखिरी स्टेज शुरू है
मीन्स ऐसा पेशेंट जिसमें क्या है एंड स्टेज है हार्ट फेल्योर की, हार्ट फेल्योर हो सकता है अभी एंड स्टेज है उसकी, तो उसको अपने को हार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। और उसको अगर सेवरल कोरोनरी आर्टरीज डिसीज है तो भी हमको हार्ट को एक्सचेंज करना होगा। सो दिस इज अबाउट द हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर हार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, देन उसके बाद देखा कि क्यों मीन्स कहाँ से लिया जाता है एंड देन क्यों ट्रांसफर किया जाता है। अगर पेशेंट की जहाँ पर स्टेज कैसे हो तो एंड स्टेज हो हार्ट फेलियर की तो लिया जा सकता है, मीन्स ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। और सेवरल आर्टेरियल डिसीज है उस पेशेंट को तो भी हार्ट को एक्सचेंज और ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। ओके, ये हो गया हार्ट ट्रांसप्लांट। सो उसके बाद है यहाँ पर साइलेंट हार्ट अटैक। सो साइलेंट हार्ट अटैक इज आल्सो नोन एज साइलेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो साइलेंट हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं हम, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आपको पता है कि यहाँ पर हार्ट अटैक को हम मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। तो साइलेंट वर्ड एक बार आप क्या करो उसको स्टार्टिंग में लगा दो, मीन्स साइलेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ए टाइप ऑफ हार्ट अटैक। ये टाइप हार्ट अटैक का एक टाइप है दैट लैग्स द जनरल सिम्टम्स ऑफ क्लासिक हार्ट। ये क्या करता है, जनरल सिम्टम्स इसके दिखते नहीं है। लैग बोलो तो दिखना नहीं, ओके। सो ये दिखते नहीं है, लैग बोलो तो इसमें ये सिम्टम्स नहीं होते। अटैक लाइक द एक्सट्रीम चेस्ट पेन इसमें नहीं होता। हाइपरटेंशन बोलो तो इंक्रीज इन बीपी ब्लड प्रेशर, हमने पहले देखा हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ज़्यादा हो जाना, हाइपो मतलब कम हो जाना, नॉर्मल हमें पता है 120/80 है। सो हाइपरटेंशन बोले तो उससे ज़्यादा हो जाता है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट हो जाता है। स्वेटिंग एंड यहाँ पर डाइजेंस, ओके, ये हो जाता है। देन सिम्टम्स ऑफ साइलेंट अटैक हार्ट अटैक आर सो माइल्ड। तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं, डिफरेंट होते हैं एंड दैट अ पर्सन ऑफन कंफ्यूज। वो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है जिसमें ये यहाँ पर साइलेंट हार्ट अटैक है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ में आता नहीं कि क्या हुआ है। एंड इट फॉर रेगुलर डिस्कम्फर्ट, वो क्या होता है तो डिस्कम्फर्ट अपने को क्या करना महसूस करता है, उसको डिस्कम्फर्ट लगता है, कंफर्ट अच्छे से नहीं लगता उसको, बिकॉज ये कंफ्यूज हो जाता है कि इतने सारे सिम्टम्स ये कैसे है, ये क्या हो गया, उसको समझ में नहीं आता। एंड देयर बाय इग्नोर्स, और इसलिए उसको इग्नोर्स कर देता है कि उसको समझ में आता है नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसको लगता है चलो ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो इसलिए वो उसको इग्नोर करता है। एंड इट हैज़ बीन स्टडीड that men are more affected by the silent heart attack than women। और ऐसा पढ़ाई की गई है कि जो मेन होता है ना वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है बाय साइलेंट हार्ट अटैक। जो आदमी है उसको हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, मीन साइलेंट हार्ट अटैक उस पर ज़्यादा इफेक्ट करता है देन द वुमन, ऐसा स्टडी किया गया है। ओके, सो यहाँ पर आपको दिया गया है। सो आप ये भी ध्यान में रखो कि मेन में ज़्यादा अफेक्ट करता है साइलेंट हार्ट अटैक देन दी वुमन। ओके, सो साइलेंट हार्ट अटैक आपको समझ में आ गया होगा। इसके सिम्टम्स कैसे है, सो हाइपरटेंशन, एक्सट्रीम चेस्ट पेन, एंड ये क्या करता है पेशेंट को कंफ्यूज करता है, इसलिए पेशेंट इसको इग्नोर करता है साइलेंट हार्ट अटैक के सिम्टम्स को। ओके, ये हो गया हार्ट ट्रांसप्लांट, ये हो गया साइलेंट हार्ट अटैक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है। सो सिर्फ आप यहाँ पर अच्छे से इसको ध्यान में रखो। अगर आपके पास पेन नोट्स है, नोट्स रखो, मीन्स आपकी किताब नोटबुक एंड पेन रखो और सिंपली इसका नोट डाउन करो शॉर्ट यहाँ पर चीज़ें। नहीं तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करो या फिर यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर ज्वाइन हो जाओ। लगभग 100 स्टूडेंट वहाँ पर है ऑलरेडी, वो नोट्स को ले रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आप भी ले सकते हो। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या होता है, द ग्राफिकल रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल वेरिएशंस डिफेक्टेड एट द सरफेस ऑफ बॉडी। सो ये क्या है, ग्राफिकल रिकॉर्ड है। ग्राफ के वजह से हम उसके हेल्प को लेकर उससे क्या होता है तो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ बॉडी। सो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल वेरिएशन कैसे हो रहा है उसको डिटेक्ट किया जाता है। ड्यूरिंग देयर प्रोपेगेशन, जब वो कहाँ से जाते हैं थ्रू द वॉल ऑफ हार्ट वॉल से वो प्रोपेगेट होते हैं, तब उसको क्या किया जाता है तो डिटेक्ट किया जाता है। एंड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईसीजी उसको ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। ये क्या है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है ऑफ इलेक्ट्रिकल वेरिएशन डिटेक्टेड by the surface of body during the propagation through their wall of heart। वो जब वॉल ऑफ हार्ट के थ्रू से प्रोपेगेट होते हैं उसके साथ सरफेस ऑफ बॉडी से क्या किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल वेरिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू। सो आगे में हम देखेंगे इसका ग्राफ कैसे होता है। सो ये फर्स्ट में ईसीजी के बारे में हो गया। ईसीजी बोले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को हम ईसीजी भी बोलते हैं। ओके, एंड दिस रिकॉर्डिंग मे बी इन द फॉर्म ऑफ
यहाँ पर प्रिंट आउट के फॉर्म में हो सकती है, और ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पर भी हो सकती है। मीन सॉफ्ट, हमको पता है एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। प्रिंट आउट मीन्स हम बाहर निकालते हैं, उसको प्रिंट मारते हैं एक A4 पेज पे, उसे हम बोलेंगे प्रिंट आउट। ऑन स्क्रीन बोले तो स्क्रीन पे, उसे हम यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं। ऑन स्क्रीन, स्क्रीन के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर है, ओके, डिस्प्ले वो दिखाई देती है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर दिस रिकॉर्डिंग इज ECG मशीन, और ये इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ECG मशीन, जो उसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं। सो इसका क्या फंक्शन है, क्यों होता है, वो भी आपको आगे आगे समझ में आएगा। सो दिस इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट एंड एम्पलीफाइज द सिग्नल्स। सो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, तो एम्पलीफाइज करता है, डिटेक्ट करता है यहाँ पर सिग्नल्स को, ओके। एंड वेरियस इलेक्ट्रोड्स आर यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ सिग्नल्स। सो सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने में यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड्स तो आपको पता है फिजिक्स में इलेक्ट्रोड्स, ओके। देन 4 इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इसमें के जो 4 होते हैं, 4 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन ऑन द लिम्स, हमारे जो हैंड है उस पर 4 यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। 2 ऑन आर्म्स, 2 हमारे हाथ पे लगाए जाते हैं। उसके बाद 2 ऑन लेग्स, 2 यहाँ पर पैर पर लगाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हो गए 8 इलेक्ट्रोड्स, और इस सभी को हम बोलेंगे लिम्ब इलेक्ट्रोड, बिकॉज ये लिम्ब पे लगते हैं। उसमें हमारे आर्म्स आ गए, लेग आ गए, ओके। 4 इलेक्ट्रोड्स आर पोजिशन ऑन द लिम्स, उसके बाद 2 ऑन आर्म्स एंड 2 ऑन लेग्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड्स को क्या किया जाता है, तो हमारे पोजिशन हमारे बॉडी पर रखा जाता है। एंड 6 इलेक्ट्रोड आर पोजिशन एंड ऑन द चेस्ट, हमारे चेस्ट पे 6 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। एंड दीज आर द चेस्ट इलेक्ट्रोड, उसे हम बोलेंगे चेस्ट इलेक्ट्रोड। चेस्ट पे जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं उसे हम बोलेंगे चेस्ट इलेक्ट्रोड। और उसके बाद यहाँ पर लिम्स पे जो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं उसे हम बोलेंगे लिम्स इलेक्ट्रोड। लिम्स इलेक्ट्रोड टोटल 8 है, और चेस्ट इलेक्ट्रोड टोटल 6 है, ओके। इन नॉर्मल रिकॉर्ड में क्या होता है, देयर 3 वेव्स, यहाँ पर 3 वेव्स को, वो सिग्नल्स को, हमें पता है कि ये क्या करता है, सिग्नल्स को यहाँ पर एम्पलीफाइज करता है, डिटेक्ट करता है। मतलब क्या करता है एक्चुअली में, सो इन अ नॉर्मल रिकॉर्ड 3 डिफरेंट वेव आर रिकॉग्नाइज। सो इसमें नॉर्मल में 3 वेव्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कौन कौन से, सो एक होता है यहाँ पर P वेव, उसके बाद होता है QRS कॉम्प्लेक्स, एंड उसके बाद होता है T वेव। ये 3 जो वेव है उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। सो जो P वेव है ये कैसी है, स्मॉल अपवर्ड डिफ्लेक्शन दिखाती है फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द ग्राफ। सो आगे में ग्राफ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। देन इट रिप्रेजेंट द आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, आर्टेरियल का डीपोलराइजेशन को ये रिप्रेजेंट करती है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन का, ओके। कॉन्ट्रैक्शन को डीपोलराइज बोले तो उसमें आयंस नहीं रहते, पॉजिटिव और नेगेटिव, बिकॉज हम इसको इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो डीपोलराइजेशन मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रियम हमें पता है हार्ट का पार्ट है, ऊपर वाला, लेफ्ट एंड राइट दोनों होते हैं, तब वो जो है कॉन्ट्रैक्शन उसका रिप्रेजेंट किया जाता है P वेव से। देन होता है QRS कॉम्प्लेक्स, स्टार्ट एज अ स्लाइड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन में स्टार्ट होता है फ्रॉम बेस लाइन, जो कंटिन्यूज एज अ शार्प एंड द लार्ज अपराइट। सो कैसे कंटिन्यू होता है, ये शार्प एंड लार्ज अपराइट मूव, इसका जो वेव है वो ऊपर जाता है, ओके। कैसे मूव होता है, तो ऊपर, एंड एंड्स एज अ डाउनवर्ड वेव, एंड नीचे आता है डाउनवर्ड वेव से। अब जो यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर कैसे स्टार्ट होता है, वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, एंड भी यहाँ पर एंड भी डाउनवर्ड वेव्स में होता है। एंड जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मीन्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देन जो T वेव होती है वो कैसी है, स्मॉल है, देन वाइड है, बड़ी है, एंड वो कैसी होती है, वो अपवर्डली ऊपर जाती है, एलिवेटेड कर्व होती है, वेव होती है। एंड इट रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन बोले तो यहाँ पर क्या होता है, तो रिलैक्सेशन, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। सो इसमें हमें पता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और ECG होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। उसमें जो 3 वेव्स होती है, फर्स्ट होती है यहाँ पर P वेव, उसके बाद होती है यहाँ पर QRS कॉम्प्लेक्स होता है, देन होती है यहाँ पर T वेव, ओके। ये हो गई T वेव, एंड देन होता है QRS कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर Q R एंड S, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इधर दिखाई दिया है, यहाँ पर देखो आप, ये Q एंड ये S। सो इसके बीच में न दिखाई, हमें उसको इसके बीच में नहीं दिखाया, तो उसके आगे थोड़ा लेकर उसको दिखाया है। सो फर्स्ट में P वेव आपको समझ में आ गया, P वेव जिसमें क्या होता है, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो आप, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रिया। एंड जो QR यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है QR, ओके, उसके बीच में क्या होता है, तो P वेव हो। देन QRS जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें वेंट्रिकुलर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, तो दोनों रिलैक्स होते हैं।
सो फर्स्ट में यहाँ पर आप देखो ये है यहाँ पर पी वेव, ये इधर वाली, ओके नीचे की ये है यहाँ पर पी वेव, ओके तो उसके बीच में का ये हो गया कि यहाँ पर पी वेव हो गई है, पी वेव। इसको कितना टाइम लगता है 0.16 सेकंड पी आर इंटरवल को, मीन्स पी को आर तक पहुँचने के लिए। उसके बाद यहाँ से आप देखो ये है पी, देन यहाँ पर जो है क्यू, देन ऊपर है आर एंड नीचे अगेन एस, ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। कौन सा है फिर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो आपको आगे में यही दिखाया है। यहाँ पर है क्यू, देन ऊपर है आर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर वाला इधर, एंड यहाँ पर अगेन नीचे यस, एक नीचे ये इधर। सो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, ओके। देन उसके बाद यहाँ पर लास्ट होती है वो है टी वेव। सो फर्स्ट में होता है ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, देन होता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन दोनों को, और टी वेव में होता है जॉइंट रिलैक्सेशन। सो आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि जो आर आर है मीन्स फर्स्ट ये यहाँ पर पी है, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड देन टी है, इधर एक साइकिल कंप्लीट हुई। देन अगेन जो दूसरा आर है यहाँ पर दूसरा आर होता है, और इसके बीच में का जो टाइम पीरियड है वो है 0.16 सेकंड। सो अगर आप इस डायग्राम में कंफ्यूज हो तो ये डायग्राम को आप देखो। इसमें फर्स्ट में देखो ये होता है यहाँ पर पी वेव, उसके बाद ये देखो यहाँ से क्यू, देन यहाँ पर आर एन, देन यस ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन इधर होता है टी वेव। सो ये तीनों होती है। यहाँ पर आपको कुछ जगह पे यहाँ पर स्पेलिंग उसके नेम दिए गए नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना, ओके। सो ये आपको यहाँ पर यही बताया है कि आर आर मीन्स ये आर और आगे का जो नेक्स्ट आर है उसके बीच में टाइम पीरियड होता है 0.16, एंड यस टी बोले तो ये यस एंड इस टी इस बीच में होता है जो टाइम पीरियड होता है वो होता है यहाँ पर ये दिया गया है, ये क्यू टी इंटरवल हमको क्यू टी, ओके। ये क्यू एंड ये टी के बीच में, ये यस एंड ये टी के बीच में, देन ये आर एंड ऊपर के आर के बीच में। सो ये डायग्राम जो है ये आप समझ में लो फर्स्ट में। सो फर्स्ट ये होता है पी वेव, देन नीचे आया, देन इधर क्यू, देन इधर ऊपर आर एंड देन यस ये होगा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन इधर है टी वेव। ये डायग्राम थोड़ी आपको समझने में यहाँ पर डिफिकल्ट जा सकती है, लेकिन ये यहाँ पर इजी है बिकॉज इसमें हमने सभी के नाम दिए, ओके। तो आपको समझ में आएगा कि इधर से इधर का पार्ट पी, देन बीच में का है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन इधर का है टी वेव। सो हमारा जो लास्ट यहाँ पर टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है वो कंसिस्ट होती है लिम्फ से एंड लिम्फेटिक वेसल्स से, लिम्फ से बनती है और लिम्फेटिक वेसल्स से बनती है, एंड सम ऑर्गन्स एंड टिश्यूज द वर्ड, ओके। सो किससे बनती है, फर्स्ट में कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ऑर्गन्स एंड टिश्यू, इससे बनती है लिम्फेटिक सिस्टम। देन द वर्ड लिम्फ, जो लिम्फ है इसका मतलब क्या है, मीन्स क्लियर वाटर, क्लियर वाटर बोले तो लिम्फ, एंड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड को कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। टिश्यू हमको पता है ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोलते हैं, और फ्लूइड को कनेक्ट जो करता है उस टिश्यू को हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, विथ ऑलमोस्ट सिमिलर कंपोजिशन टू द ब्लड। सो ये ब्लड के सरीका होता है, इसका कंपोजिशन ब्लड के जैसा होता है, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़कर, वो कौन सा है फिर, आरबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी एंड प्लेटलेट इसमें नहीं होते, एंड इसलिए इसका कंपोजिशन थोड़ा अलग है ब्लड से, ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा एक्सेप्ट आरबीसी एंड प्लेटलेट को छोड़ के। सो ये जो है लिम्फ का कंपोजिशन है आरबीसी एंड प्लेटलेट को छोड़ के, एंड सम प्रोटीन्स भी उसमें यहाँ पर एक्सेप्ट है, ओके। सो फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ द बॉडी टिश्यू एंटर्स द लिम्फेटिक वेसल्स। जो इंटरसेलुलर, ये ऐसे दो सेल्स होते हैं और दोनों के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेलुलर फ्लूइड। इंटर बोले तो दो के बीच में, सेलुलर बोले तो सेल, दो सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम बोलेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड, ओके। वो क्या होता है, इंटर लिम्फेटिक वेसल्स, वो लिम्फेटिक वेसल्स में चला जाता है। फ्रॉम हेयर इट डिस्चार्ज इनटू द ब्लड वेसल, उससे वो क्या करता है तो ब्लड वेसल में उसको डिस्चार्ज, उसको भेजा जाता है। जैसे कि वेन में, वेन क्या करती है तो ब्लड कैरी करती है, ब्लड की वेसल्स है वेन, उसके बाद यहाँ पर आर्टरीज है, यहाँ पर कौन से है फिर बाद में कैपिलरीज है, ये तीन क्या करती है तो ब्लड वेसल्स है तीन, फर्स्ट में हमने देखा था। सो थ्रू द थोरेसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट, सो राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट से उनको जो है मीन्स यहाँ पर लिम्फ को जो है ब्लड वेसल्स में अगेन डाला जाता है। ये काम होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, और ये हमारे बॉडी में होती है। यहाँ पर फर्स्ट में टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पर गले के ऊपर थोड़ा, देन यहाँ पर है सबक्लेवियन वेन, देन थाइमस ग्लैंड है, देन ऑक्सिलरी लिम्फ नोड है यहाँ पर, ऑक्सिलरी लिम्फ नोड, देन थोरेसिक डक्ट है, देन स्प्लीम है यहाँ पर नीचे, देन रेड बोन मैरो है यहाँ पर, रेड बोन मैरो होता है ऐसे, एंड द सर्विकल लिम्फ नोड्स एंड देन लैगिनल लिम्फ नोड्स, देन यहाँ पर है पैप्लिटियल लिम्फ नोड्स, एंड देन अपेंडिक्स यहाँ पर होता है अपेंडिक्स। सो ये जो है हमारा एक सिंपल में आपको दिखाया है कि लिम्फेटिक सिस्टम होता कैसे। सो लिम्फेटिक जो सिस्टम है वो ऑल ओवर बॉडी हमारा कैरी मीन्स यहाँ पर नेटवर्क वो फैला होता है, यही है लिम्फेटिक सिस्टम। सो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है वो यहाँ पर खत्म होता है पूरा का पूरा।
सो टोटल इसके 5 पार्ट्स है, 5 पार्ट्स आप देख लो वन बाय वन। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बहुत नॉलेजफुल एक चैप्टर है, आपको बहुत नॉलेज देगा, आपको जो है बहुत आपको समझ में आएगा कि यार बायोलॉजी मेरे को आती है। ये चैप्टर आपको कॉन्फिडेंस देगा और बहुत ही ये इजी भी चैप्टर है एंड कंसेप्चुअल चैप्टर है। उसके बाद यहाँ पर 8 जो है हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। सो हमने लगभग यहाँ पर कितने, तो यहाँ पर 13 चैप्टर खत्म किए हैं आउट ऑफ यहाँ पर है 15 चैप्टर्स बायोलॉजी में। सो बायोलॉजी में आपको पता है कि 15 चैप्टर्स है, उसमें कि हम 13 खत्म कर चुके हैं। मतलब ये जो स्कोर है ये 13 वाला ये बहुत बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि अब तक 13 चैप्टर किसी ने भी यहाँ पर कंप्लीट किए हुए न्यू सिलेबस के लाइन टू लाइन मैंने आपको पढ़ा है विद बेस्ट हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। जो हमारे 13 चैप्टर है वो यहाँ पर एंड होते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 2 चैप्टर। ये 2 चैप्टर भी आपको इस मंथ में मिल जाएंगे, तो हमारा जो पूरा का पूरा न्यू सिलेबस है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ओके, सो आपने मेरे को सब्सक्राइब किया, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।